दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट की अथक मेहनत और साथ ही साथ हमारे करोड़ों देशवासियों की जो दुआएं थी, उनका हमें रिजल्ट कल शाम देखने को मिला, जब भारत का चंद्रयान 3 पहला स्पेसक्राफ्ट बना, जिसके द्वारा मून के साउथ पोल के ऊपर यहाँ पे लैंड किया गया। ठीक है ना, आप जानते होंगे साउथ पोल के ऊपर अभी तक कोई भी कंट्री लैंड नहीं कर पाई थी। तो इंडिया पहला देश ऐसा बन चुका है दुनिया के अंदर, और हम सभी भारतवासियों के लिए ये बड़े ही गर्व की बात है। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख भी सकते हो, बच्चे हो गया, बड़े हो गया, सब ने मिलजुल कर इसका जश्न मनाया। देखो, आप नोटिस करो, ऐसे टाइम्स होते हैं ना जब हमें साइंस यूनाइट कर देती है। इंडिया में हम बात करते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। इतनी सारी डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी, रिलीजन के इसके ऊपर डाइवर्सिटी, और विभिन्न तरह की हमारी डाइवर्सिटी है। पर कहीं ना कहीं, चाहे इस तरह के जब भी मूवमेंट्स आते हैं ना, वो पूरे इंडिया को यूनाइट कर देते हैं, और यही भारत की एक खासियत भी है। इसके साथ में देखो, इस तरह के हिस्टोरिक जो पल होते हैं ना, वो कई सालों तक, बल्कि कई दशकों तक डेफिनेटली बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, ये जो जैसे बच्चों की मैं बात करूं, ये बच्चे आज इस चीज को देख रहे होंगे। देखो, हमारे जो जनरली जो होते हैं ना कि हमारे स्टार्स कौन है, या कहीं ना कहीं हमारे हम किनको देखना पसंद करते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग इंडिया में जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे होता है, ठीक है ना, या और उनको अपना फैन मानते हैं, ठीक है ना, बेसिकली उनके फैन होते हैं। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आज जो हमने अचीव किया है, इसके बेस के ऊपर ना बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे कि फ्यूचर के अंदर वो भी देश के लिए कुछ बड़ा करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर। देखो, मैं मना नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स पर्सन बनना गलत नहीं है, अपने जो बॉलीवुड स्टार्स को पसंद करना कोई गलत नहीं है। पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इनके जो हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं ना, अक्सर हम उनको भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड डेफिनेटली जो कल अचीव किया है, उसके बाद बच्चे बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम विक्रम साराभाई जी से बहुत इंस्पायर हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से बहुत इंस्पायर है, सतीश धवन सर से बहुत इंस्पायर है। तो कल जो बच्चों ने इस चीज को देखा होगा ना, आई एम वेरी श्योर वो आने वाले टाइम के अंदर सोचेंगे कि हम भी देश के लिए कुछ ऐसा ही बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो फिर से सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपकी जो डिफरेंट न्यूज़पेपर हैं, देखो इंडियन न्यूज़पेपर से तो चलो इसको कवर करना ही था, चाहे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, मैंने दुनिया के और न्यूज़पेपर्स भी देखे, वहां पर भी इसको अच्छी कवरेज मिल रही है। और इंडिया के लिए ना, इंडिया का स्टेचर इसके साथ और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। और इसरो के साइंटिस्ट का तो देखो क्या ही बात करें। इसरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो भारत को हमेशा गर्व, यहाँ पे बहुत प्राउड यहाँ पे फील करवाती है। तो दोस्तों, आज की डेट है 24 अगस्त 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, पायर बॉइल्ड राइस एक्सपोर्ट। इसका क्या अर्थ होता है? देखो, एक वीडियो के माध्यम से इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पार बॉइल्ड का दरअसल मतलब होता है आपका, जो आपका राइस होता है ना, वो पार्शली बॉइल्ड होता है। पर कौन सी स्टेज के ऊपर? जब आपकी वो पैडी स्टेज के अंदर होता है। क्या मतलब है सर इस चीज का? देखो, मैं समझाता हूँ। जब आपका चावल छिलके के अंदर होता है ना, तो छिलके के अंदर वाली स्टेज के ऊपर ही उसको ना थोड़ा सा बॉयल किया जाता है, पार्शली बॉयल किया जाता है। इसको ना उसना चावल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो सर, जब चावल बेसिकली छिलके की फॉर्म में था, तब हमने उसके यहाँ पे उसको बॉयल कर दिया। फिर क्या किया? फिर कहीं ना कहीं उसको वहां पे गर्म पानी के अंदर रखा, यहाँ पर हमने 3 से 8 घंटे के लिए। फिर उस पानी को वहां से फेंक दिया। फिर अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे सुखाया गया, या तो सूरज के अंदर या फिर शेड के अंदर उसको यहाँ पे सुखाया जाता है। तो ऐसा करके हम कर क्या रहे हैं? देखो, ऐसा करने से ना फायदे बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे कि जो आपका चावल है ना, वो थोड़ा मजबूत बन जाता है, उसकी टफनेस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, वो टूटता नहीं है फिर। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे, तो यहाँ पर ना इसकी जो लाइफ होती है, इसको स्टोरेज की जो लाइफ होती है, वो बढ़ जाती है। सर, वो कैसे? क्योंकि जब आपने इसको पार्शली बॉयल कर दिया, उसके बाद पता क्या होगा? इसके ऊपर फंगस अटैक नहीं करेगा, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो इंसेक्ट होंगे, वो अटैक नहीं करेंगे। प्लस साथ में ही जो चावल की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो बढ़ जाती है। तो ये सारे कुछ फायदे होते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा फाइबर देखने को मिल जाएगा, ज्यादा प्रोटीन हो गया, कैलोरीज कम है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स कम है, बट बाकी चीजें फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, ये यहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो ये बोलते हैं पार बॉइल्ड राइस या कन्वर्टेड राइस इसको बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपली जब वो आपके पैडी स्टेज के ऊपर था, जब छिलका उसका उतरा नहीं था, जब छिलके में ही था, तब वो आपने उसको हल्का सा बॉयल कर दिया, इसी को बोलते हैं पैर बॉइल्ड राइस। ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या कहा है? पहले ना ऐसी बात चल रही थी कि शायद नॉन बासमती जो राइस है ना, उसको चलो अलग चीज है, नॉन बासमती जो पार बॉइल्ड राइस है, उसके एक्सपोर्ट्स हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। पर ऐसा इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ दिस पार बॉइल्ड राइस। तो आई होप आप ये चीज को समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज भारत एनकैप। अब सर, ये क्या चीज है?
देखो भारत एनकैप का फुल फॉर्म समझना, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। जैसे मान लो ये गाड़ी है, ठीक है ना। अब आपको क्या पता कि ये गाड़ी कितनी सेफ है। कल को लेट से ये गाड़ी हो जाती है क्रैश, कहीं भारी एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या इसमें जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो सुरक्षित बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। चलो अडल्ट ठीक है, मान लो इसमें कुछ बच्चे ट्रैवल कर रहे हो, तो बच्चों के लिए गाड़ी कितनी सेफ है या नहीं है। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं टेस्ट करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ये पर्टिकुलर भारत एनकैप को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना ये कोई इन्वायरमेंट के साथ नहीं लिंक्ड, ये लिंक्ड है आपकी गाड़ी की सेफ्टी के साथ, ठीक है ना। तो जो भी इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा ना, कार मैन्युफैक्चरर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपका Hyundai हो गया, आपका टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये सब मतलब आपके क्या कर सकते हैं, ये आपको वॉलेंटरी मतलब अपनी गाड़ियों को, ठीक है, ये यहाँ पे ना स्पेस आना था कार्स टू, वो अपनी गाड़ियों को ना यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए ऑफर कर सकते हैं। किसके अंदर, AIS स्टैंडर्ड्स के अंदर। AIS क्या है, ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो उस हिसाब से ना यहाँ पे चेकिंग करी जाएगी कि गाड़ी एक्चुअल में कितनी सेफ है। और ये यहाँ पे कौन से व्हीकल्स होंगे, 3.5 टन तक के यहाँ पे जो व्हीकल्स होंगे उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाएगा। तो उसके हिसाब से इनको यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा कि हाँ आप कितना सेफ है गाड़ी, तो अकॉर्डिंगली ये भी चेक किया जाएगा, उसको रेटिंग दी जाएगी, अडल्ट के लिए कितनी सेफ है, बच्चों के लिए कितनी सेफ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। फिर उसके बेसिस के ऊपर जैसे मान लो मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो मैं देखूंगा यार कि अच्छा ये गाड़ी कितनी सेफ है, इसको अच्छा इतनी रेटिंग मिल रखी है अडल्ट के लिए और इतनी रेटिंग मिल रखी है चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से ना अपने आप को परचेज अपना डिसीजन कर पाऊंगा कि क्या मुझे ये गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी। तो एक तरह से कार कस्टमर्स के लिए एक प्रॉपर टूल बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भारत एनकैप के बारे में, किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखो जो हमारा कल प्रहार 2.0 बैच की आप सभी ने पिछले दिनों के अंदर आपने इसकी ओरिएंटेशन देखी होगी। अब इसकी ना 3 फ्री क्लासेस आप सभी को मिल रही हैं, 23, 24 और 25 अगस्त को। तो डेफिनेटली इन 3 दिन जो आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, आप इसको यूटिलाइज कीजिए। देखिए आपका जो बैच है कैसे कैसे वर्क करता है, किस तरह से फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप प्रॉपर एक डिसीजन ले पाओगे। नीचे मैं कमेंट्स के अंदर इसका यहाँ पे लिंक भी मेंशन कर दूंगा, बट आई एम वेरी श्योर आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी पसंद आने वाली हैं। एंड कहीं ना कहीं जो पूरा कोर्स है प्रहार 2.0 जो 2024 के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उसी तरह से जो स्टूडेंट संकल्प 2.0 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस बैच के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए भी 3 दिन की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। तो आप जाइए इसको अटेंड कीजिए, ठीक है। इसका भी कमेंट्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा और आप अपनी जो तैयारी है इसको और भी बेहतर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बैच के साथ, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हील बाय इंडिया इनिशिएटिव। अब सर ये क्या चीज़ है हील बाय इंडिया इनिशिएटिव, देखो इसको समझा देते हैं। देखो दरअसल में ना आपको ना 2-3 चीज़ों के अंदर फ़र्क समझना पड़ेगा। एक होता है हील बाय इंडिया, एक होता है हील इन इंडिया। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए हील बाय इंडिया और हील इन इंडिया के अंदर। देखो जब मैं बात करता हूँ ना हील बाय इंडिया की, तो यहाँ पर पता क्या होगा, हमारे ना कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आपके जैसे नर्स हो गया, ठीक है ना, आपके डाइटिशियंस हो गया, ठीक है, आपका ऑपरेशन जो थिएटर के अटेंडेंट्स होते हैं वो सब हो गया, आपके मेडिकल अटेंडेंट्स हो गया, या फिर जो अलग अलग इवन डॉक्टर्स वगैरह भी, इस तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, इनको कुछ स्किल्स देंगे, ठीक है। अब स्किल क्यों दे रहे हैं सर इनको, स्किल हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ना इनके पास अच्छे स्किल्स होंगे, तो कहीं ना कहीं ये दूसरी कंट्रीज के अंदर जाकर मतलब इंडिया से बाहर जाकर वहां पर सर्व कर पाएंगे। डू यू गेट द पॉइंट। हो क्या रहा है, इन सभी को मतलब आपके नर्सेज, OT अटेंडेंट्स हो गया, आपको फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, लैब टेक्नीशियंस हो गया, डाइटिशियंस हो गया, एक्स्ट्रा इन ये डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं ना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको स्किल दिया जा रहा है। क्यों स्किल दिया जा रहा है, ताकि भारत से बाहर जाकर ये अच्छे से भारत मतलब दुनिया की जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनमें अच्छे से काम कर पाए। ये क्या है, हील बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा, इंडिया के जो कहीं ना कहीं जो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स थे वो जाकर पूरी दुनिया को सर्व कर रहे हैं, इसका नाम है हील बाय इंडिया। तो सर हील इन इंडिया क्या है, देखो हील इन इंडिया का मतलब है आपका मेडिकल टूरिज्म के साथ लिंक्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जो इंडिया का हॉस्पिटल सेक्टर है, जो मतलब जो पूरा हेल्थ केयर सेक्टर है, उसको हम कहीं ना कहीं इतना बढ़ावा दें कि बाहर के लोग इंडिया में आए। समझे बात, हील इन इंडिया का मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर अपनी जो इंडिया के अंदर अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, इसको मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करना इज हील इन इंडिया। तो बाय इंडिया का मतलब इंडिया के द्वारा दुनिया को हील किया जा रहा है, कैसे, इन लोगों को स्किल्स देके ताकि ये बाहर सर्व कर पाए दूसरी कंट्रीज के अंदर।
हील इन इंडिया का मतलब है कि बाहर के लोग इंडिया में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म के थ्रू। तो आई होप दोनों के बीच का आपको फर्क पता लग गया होगा। ठीक है ना। एक साथ में ना कई बार हील फॉर इंडिया की भी बात आती है, वैसे तो मेजर ये दो ही हैं। हील फॉर इंडिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मतलब होता है कि ठीक है ना, सॉरी, हील फॉर नहीं, हील फ्रॉम इंडिया। हील फ्रॉम इंडिया। हील फ्रॉम इंडिया का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम टेली मेडिसिन को यहाँ पे इंप्रूव कर रहे हैं। तो आई होप आपको तीनों के बीच में फर्क पता लग गया होगा, हील बाय इंडिया में भी, और हील इन इंडिया में भी, और हील फ्रॉम इंडिया में भी। तो अभी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, जो हील बाय इंडिया है ना, इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश कर रही है, इसके ऊपर वर्क कर रही है, ताकि हमारे जो नर्सेज हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम डिप्लॉय कर पाए पूरी दुनिया भर में। तो ये आपको मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया था ना, इनको स्किल्स देने हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे स्किल्स के अंदर ना ये सब भी देखा जाएगा, जैसे उनके पास प्रॉपर लैंग्वेज हो, क्योंकि मान लो हमारी कोई नर्स है, इंडिया की कोई नर्स है, उसको इंडिया से बाहर जाके काम करना है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं ना आना चाहिए। साथ ही साथ जो वहाँ की टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहाँ के साथ को वर्क वर्क कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो उसको इंश्योर करती है नहीं करती, ये सारी चीज़ें हील बाय इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली इंडिया को केयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात है, ताकि इंडिया से अच्छा खासा एक स्किल्ड पूल, हम स्किल्ड वर्कर्स का पूल एक बना पाए। ठीक है। साथ में ही जो टेक्निकल सपोर्ट होगा वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हमें यहाँ पे देगी। ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो रजिस्ट्री है, वो यहाँ पे प्रॉपर डेटा बताएगी इन सभी पर्सनल्स के रिगार्डिंग। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट, आयुष जो आयुर्वेदा, ठीक है, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, इसके अलावा भी जो फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, जो मैंने बताया था ना आपको, ऑपरेशन थिएटर के अटेंडेंट्स हो गया, ये सब भी अलग अलग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर ही। ठीक है। मेडिकल टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, तो मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के अंदर इंडिया का 10th रैंक है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट ट्रीटेड वाटर डिस्पोजल। अब ये क्या मुद्दा है सर? देखो, आप सभी ने फुकुशिमा का नाम सुना होगा। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, 2011 के अंदर ना, मार्च 2011 की बात है ये, तब जापान के अंदर ना एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया, 9.0 रिक्टर स्केल। समझ पा रहे हो, 9.0 बहुत बड़ा रिक्टर मतलब होता है। ठीक है ना। अर्थक्वेक आया, साथ ही साथ सुनामी हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर ना एक जापान के अंदर एक फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट था। ठीक है। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इसके थ्रू वहां पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करी जाती थी, ये सब चीजें करी जाती थी। पर जब ये वहां पर सुनामी आई, तो इससे पता क्या हुआ, इससे जो वहां पर जो आप जानते हो ना कि न्यूक्लियर हमने उसको यूज कर रहे थे, जो आप बात करते हो यूरेनियम की बात करते हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो रिएक्टर्स हैं वो डैमेज हो गए यहाँ पे। अब रिएक्टर्स डैमेज हो गए, उनका जो कूलिंग सिस्टम है वो डैमेज हो गया, जो प्रॉपर सेफ गार्ड सिस्टम होना था वो डैमेज हो गया। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने लगा। अब ऐसे टाइम के ऊपर किया जाने का लगा कि कैसे इस चीज को हम रोकें। ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हो यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से इश्यूज बहुत सारे हो जाते हैं। तो वहां पर जो जापान की कंपनी थी ना, उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर पंप्स का एक सिस्टम लेकर आए, पाइपिंग सिस्टम लेकर आए, ताकि कहीं ना कहीं जो पानी है उसके माध्यम से ना, ये जो आपके रिएक्टर वेसल्स हैं, उनको मतलब उनको हम ठंडा रख पाए। ठीक है ना। अदरवाइज होता क्या, जो यूरेनियम मेल्ट हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ सकते थे। तो इस वजह से पानी को वहां पे अच्छा खासा यूज किया गया। अब ये जो पानी यूज किया गया, तो कहीं ना कहीं पानी कंटेमिनेट होता गया, मतलब जो कूलिंग करने के लिए पानी को यूज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली वाटर भी कंटेमिनेट होता गया। तो अब जो पानी है ना, जो हमने इसको यूज किया है ताकि इसको प्रॉपरली हम कूल रख पाए, वो पानी बहुत ज्यादा हो चुका है। अब पानी भी तो कितना ही हम स्टोर कर पाएंगे। तो आज के टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो 1.3 मिलियन टन से भी ज्यादा ये पानी हमारे पास इस तरह का कंटेमिनेटेड पानी है। अब करें क्या इस पानी का, कहीं ना कहीं तो इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया बहुत टाइम के लिए, अब इसको यहीं पे कहीं ना रिलीज करना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन मार्क था कि कहाँ रिलीज करना पड़ेगा। अब 12 साल के बाद ना इसको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, पर से ये पानी भी तो कंटेमिनेटेड है अपने आप में। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, एक्चुअल में ना इस पानी को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। एक्चुअल में आपको समझाता हूँ। आप हाइड्रोजन के बारे में जानते होंगे ना, आइसोटोप्स आप जानते होंगे। ठीक है ना। आइसोटोप्स उनको बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। कहने का मतलब क्या, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं उसके अंदर, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर जाते हैं। आई एम श्योर आपको ना बेसिक केमिस्ट्री तो पता होगी। तो यहाँ पर क्या है ना, जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको फिल्टर किया गया है, ताकि आपके जो अलग अलग आइसोटोप्स हैं वो हट जाएं। तो सिर्फ जो ट्रीटियम है, जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ठीक है ना, सिर्फ ट्रीटियम जो होता है वो एकमात्र यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप रह जाता है।
फिर उस पानी को कहीं न कहीं यहाँ पे बिल्कुल डाइल्यूट करने की कोशिश करी जाती है ताकि वो काफ़ी हद तक हार्मलेस हो जाए और ट्रिटियम का जो लेवल है वो रेगुलेटरी लेवल से भी नीचे आ जाए। तो इस तरह से एक लंबा प्रोसेस है जिसके माध्यम से ये चीज़ करने की कोशिश करी गई है। तो अब क्या हो रहा है, अब फाइनली आज जैसे 24 अगस्त है ना, तो आज से ये पानी रिलीज़ करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर ना अलग-अलग लोगों के व्यूज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्यूज़ कैसे अलग-अलग हैं, कुछ लोगों ने तो देखो ऐसा बोला है कि हाँ, क्योंकि जापान ने इसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया है, अकॉर्डिंगली आपने मैंने प्रोसेस भी समझाया ना, तो ये चीज़ ठीक है, कि इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर बहुत सारे लोग ना यहाँ पे कंसर्न रेज़ कर रहे हैं। सर किस तरह का कंसर्न रेज़ कर रहे हैं? देखो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपका साउथ कोरिया हो गया, आपका चाइना हो गया, यहाँ पर इन सभी ने ना कंसर्न रेज़ किया है, क्योंकि देखो ये पानी कहाँ पे रिलीज़ होगा? ये रिलीज़ होगा आपका पैसिफिक ओशन के ऊपर, ठीक है ना? और ये जो आस-पास की वहाँ की कंट्रीज़ हैं, इनको यहाँ पे डर लग रहा है कि यार कहीं न कहीं इससे हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ जाएगा, ठीक है ना? ऊपर से जो जापान के अंदर जो फिशिंग इंडस्ट्री है, वो अलग से प्रोटेस्ट करने बैठी हुई है, ठीक है ना? कि मतलब उससे जो वहाँ की जो फिशेज़ हैं, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो काफ़ी लंबे टाइम से ना ये चल रहा था कि क्या इसको करना चाहिए? कैसे इसको हम इसको ना इसको डिस्पोज़ ऑफ करें इस पानी को? पर अब फाइनली कंट्री ने ये डिसीज़न ले चुकी है, डिस्पाइट कि इतने लोग अपोज़ भी कर रहे हैं, पर डेफिनिटली जापान कोशिश कर रही है, किसी न किसी तरह से इस जो अपोज़ कर रहे हैं लोग उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि ये पानी खराब नहीं है, हमने प्रॉपर्ली ट्रीट कर दिया है, उसको डाइल्यूट कर दिया है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। साउथ कोरिया, चाइना के साथ इसके रिलेशनशिप थोड़े बिगड़े हैं इसके बात के ऊपर, पर फिर भी कोशिश करी जा रही है कि हम इसको इसकी वजह से मतलब कहीं न कहीं जो रेपुटेशन है जापान की उसको इम्पैक्ट ना आए, ठीक है? जो साथ ही साथ जो आईएईए है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने भी कन्क्लूड किया है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट के ऊपर और जो ह्यूमन हेल्थ होती है उस सभी के ऊपर, राइट? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अफ्रीकन यूनियन। इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो नाइजर के बारे में ना हमने पिछले कई दिनों के अंदर डिस्कशन करी थी। यहाँ पर मैंने आपके लिए नाइजर का मैप भी लगाया हुआ है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा नाइजर के अंदर क्या हुआ था, कू मतलब तख्ता पलट हुआ था, ठीक है ना? उसकी वजह से जो आस-पास की जो कंट्रीज़ थी, स्पेशली उनका एक ग्रुप था इकोवास करके। याद है या नहीं इकोवास? इकोवास क्या था सर? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट। ये जानते होंगे कि अफ्रीका के अंदर ये जो वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स है उनका एक इकोवास करके एक ग्रुप बना हुआ है ना? तो यहाँ पर 15 कंट्रीज थी इंक्लूडिंग द नाइजर। तो नाइजर को यहाँ पे इन्होंने बोला कि नहीं ये चीज़ आपको जो तख्ता पलट आपने किया गलत किया है एंड आपको यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। पर कोई उसका खास असर नहीं हुआ। अभी क्या हुआ है ना, अभी जो अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं, तो अफ्रीकन यूनियन ने ना नाइजर को सस्पेंड कर दिया है। अब थोड़ा समझते हैं। अफ्रीकन यूनियन क्या है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में आपस में कोऑपरेशन यूनिटी ये सब प्रमोट हो, आपस में मिलकर ये डेवलप करें, उसके लिए एयू बना था अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पर देखो टोटल 55 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं इंक्लूडिंग नाइजर, जो कि इसकी यहाँ पे एक पार्ट है। ठीक है, ये बना था कब, लॉन्च किया गया था 2002 के अंदर। पहले एक बॉडी होती थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, उसका एक सक्सेसर के फॉर्म में इसको यहाँ पे फॉर्म किया गया था। अब देखो अभी क्या हुआ है, ये जो अफ्रीकन यूनियन है इसको एक तो सस्पेंड कर दिया है, प्लस साथ ही साथ ना अफ्रीकन यूनियन की एक अंदर उसके अंदर काउंसिल है, पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इसने बोला है कि ये ना अभी असेसमेंट करेंगे कि अगर मान लो कल को ये यहाँ पे फोर्स भेजते हैं नाइजर के अंदर, अब नाइजर के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, ठीक है ना, ये तख्ता पलट हुआ है गलत तरह से हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि कल को अगर हम अपने जवानों को जो अपने फोर्स को यहाँ पे भेजते हैं, तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका इकोनॉमिक हो गया, सोशल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कैसे आएंगे, वो यहाँ पे अभी ये असेस कर रही है। क्योंकि हुआ क्या है ना, एक्चुअली अफ्रीकन यूनियन के अंदर कुछ कंट्रीज हैं जो बोल रही हैं कि नाइजर के अंदर ना हम आर्मी भेज देते हैं अपनी, कुछ कंट्रीज बोलते हैं कि नहीं हमें अपनी आर्मी नहीं भेजनी चाहिए। तो अभी ये अभी डिसाइड करेंगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अकॉर्डिंगली फिर फाइनल कॉल यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसी अफ्रीकन यूनियन की एक परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि इस सभी चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे डिसीजन लेती है कि हाँ कैसे कैसे हम काम करें ताकि सिक्योरिटी को यहाँ पे ढंग से काम किया जा पाए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज मालाबार एक्सरसाइज। अभी क्या हुआ है कि हमारी जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन नेवीज के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट के ऊपर यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज का 27th एडिशन यहाँ पे किया गया है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखो पहली बात तो ये देखो कि एक्चुअल में जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी ना, यहाँ पर सिर्फ दो कंट्रीज थी, इंडिया और यूएसए। कब स्टार्ट हुई थी, 1992 के अंदर। फिर बाद में यहाँ पर हमने जापान को इंक्लूड भी कर लिया, और अभी कुछ साल पहले ही यहाँ पे हमने इसको अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लिया है। तो आपकी जो चारों कंट्रीज है ना क्वाड के अंदर, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो चारों यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती हैं। अब ये जो एक्सरसाइज हुई ना मालाबार एक्सरसाइज, ये दो फेज के अंदर हुई। एक तो होता है आपका जो हार्बर के ऊपर, मतलब बेसिकली जो बंदरगाह के ऊपर होता है, एक फेज आपका वो था। दूसरा था आपका जो समुद्र के अंदर फेज होता है। तो दो फेज के अंदर यहाँ पे देखने को मिला।
इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? देखो हमारी इंडियन नेवी ने किया, और कौन करेगा, है ना? तो ये चीज़ें इस तरह से हमें देखने को मिली और एक्चुअल में ना यहाँ पे इन सभी का विज़न सेम है कि कहीं न कहीं हमारा जो इंडो पैसिफिक है, वो फ्री एंड ओपन होना चाहिए, ठीक है? इंक्लूसिव ओपन पैसिफिक होना चाहिए, पूरी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो हम एक्सरसाइज़ कंडक्ट करवाते हैं, वो बताती हैं कि किस तरह से अगर कल को कुछ इश्यूज़ भी आते हैं, तो हम सब मिलकर यहाँ पे काम करने की कोशिश कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ कैसे अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं बाकियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि इंडो पैसिफिक को हम फ्री एंड ओपन रख पाएँ। तो ये सारा यहाँ पे इसका वर्क था। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे। इन्हीं के बेस के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि इनमें से कौन-सा ठीक है एंड कौन-सा गलत है। लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनका क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला है हैंगुल आईयूसीएन स्टेटस क्या एंडेंजर्ड है? द आंसर इज़ फॉल्स। ये क्या था? क्रिटिकली एंडेंजर्ड था। देखा था ना हमने जो डचीगाम के बारे में, राइट? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है? द आंसर इज अगेन फॉल्स। क्यों सर? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तीसरा कह रहा है मेडिटेरियन सी अटलांटिक ओशियन को स्टेट ऑफ मलक्का से यहाँ पे कनेक्ट करता है। क्या ऐसा है? अरे नहीं, ये कौन सी स्टेट थी? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर थी ना, ठीक है ना? अटलांटिक ओशन को जो कनेक्शन मिलता है मेडिटेरियन सी का, वो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर था। दूसरी साइड हमने ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, ये सब डार्डेनल स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट, ये सब चीजें देखी थी, राइट? और लास्ट कह रहा है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट, क्या इसको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पर्सनल ग्रीवांसेस के द्वारा, सॉरी पब्लिक ग्रीवांसेस द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये बात यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।